पृथ्वी पर मेरे पद हो, दूर सदा आकाश रहे, दूर सदा आकाश रहे। जी हाँ, मैं हूँ आज आपके सामने क्लास में डॉक्टर मनीष कुमार शशि। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2019 के प्रारूप है उस पर हम लोग अपने जो नॉलेज है उसे शेयर करना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा अभिनेता इरफान खान जी एवं ऋषि कपूर जी हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें आप सभी मेरे साथ नमन करें। इसके पश्चात चूँकि आज मई दिवस 2020 भी है और हम सभी मज़दूर हैं, इसलिए आज ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों के साथ अपने ज्ञान को साझा करना चाहेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2019-20 है वो है क्या। मैं चाहूँगा कि आप मार्गरेट मूड की जो कुछ स्टेटमेंट हैं उसे आप याद कर लें। जैसे उन्होंने क्या कहा था कि बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि कैसे सोचे, न कि क्या सोचे। ये हमें उन्हें मोटिवेट करते रहना है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो आज परिचर्चाएँ हैं, डिबेट है या इसे तर्क वितर्क कह लें, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कैसे कैसे बनती है। उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर डिस्कशन होते हैं। ये हो जाने के बाद पाठ्यचर्या पर डिस्कशन होते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग पाठ्यक्रम पर सोचते हैं। इसके बाद जो पाठ्य पुस्तकें हैं, मतलब सिलेबस के बाद टेक्स्ट बुक पर आ जाते हैं, करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक। ये कंप्लीट होने के बाद हम शिक्षक पर सोचते हैं। उससे संबंधित जो सहायक सामग्री है, शिक्षक सहायक सामग्री, वो कैसी बननी चाहिए, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। और एट लास्ट सीखने के प्रतिफल जो आउटकम्स हैं, खास करके जो हमारा टारगेट ग्रुप, जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारा फोकस ग्रुप है, उस तक ये कितने आसानी से पहुंच सकता है और इनके सामने व्यवहारिक कठिनाइयाँ क्या क्या हो सकती हैं, उन सब को समझते हुए एक परफेक्ट पॉलिसी बनाना, ताकि जो अंतिम बच्चे हैं उस तक भी ज्ञान का प्रसार सुगमता के साथ हो पाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको हम लोग देखते हैं। अपने बृहद शैक्षणिक परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको NEP 2019 के प्रारूप को सर्वसाधारण तक उसने पहुंचाया है। इससे पहले यदि हम बात करें तो 1968 और 1986, 68 को अपोजिट कर देंगे तो 86, शिक्षा पर 2 राष्ट्रीय नीतियां लाई गई थी। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा की एक राष्ट्रीय व्यवस्था पर वो जोर देती थी और वो अभी तक वर्तमान में चली आ रही है, जिसके अंतर्गत जाति, मजहब, स्थान या जेंडर की परवाह किए बिना सभी विद्यार्थियों की एक निश्चित स्तर तक तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने की बात उसमें कही गई है। मतलब कास्ट, कलर, क्रीड से ऊपर क्रिएशन की बात, ऐसी पॉलिसीज़ जो हमारे नेशनल पॉलिसीज़ है उसमें समाहित होती है। अब हम लोग समझते हैं NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के जो गाइडलाइंस प्रिंसिपल है, मार्गदर्शक सिद्धांत जो हैं वो क्या है। नंबर 1 क्या है, चूँकि 5 है, NCF के बाद BCA भी बने हुए हैं 2008 में, जो बिहार फर्स्ट स्टेट था जिसने इस तरह के पॉलिसीज़ को लाए थे। फिलहाल हम लोग NCF 2005 को ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्या है कि विद्यालय जो ज्ञान है को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ देना, लाइफ के साथ उसको कनेक्ट करना। सेकंड क्या है, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से ये परे है, मतलब रूट लर्निंग से आप हटाइए और व्यवहारिक जो ज्ञान है उनसे जोड़िए।
नंबर 3 क्या कहता है, पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना, ताकि यह पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रह करके बच्चों के सर्वांगीण विकास की तरफ जाए, मतलब ऑलराउंडर डेवलपमेंट की बात यहाँ है। नंबर नेक्स्ट क्या है, परीक्षाओं को अधिक लचीला, फ्लेक्सिबल और कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित कर देना, मतलब बच्चों की क्लास, उनके मेंटल लेवल का हमें प्रॉपर इसमें केयर करना है। नंबर 5 क्या है, यही 5 गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स भी हैं। देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकार को ध्यान में रखते हुए निर्णायक को पहचान करके जो उनके पोषण तत्व हैं, जो उनके पोषक एलिमेंट्स हैं, उसे हमें जानना। ये 5 गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स हमारे पास विद्यमान है, जिसके बेस पर हम शिक्षा को अनवरत आगे बढ़ाते रहे हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि विद्यालय के विषय और NCF 2005 के बीच क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें क्या बताए गए हैं, भाषाओं के शिक्षण के दौरान बहुभाषी प्रवृत्ति को इसमें बढ़ावा देने की बात कही गई है। भाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किए जाने की बात भी इसमें की गई है। भाषा के अर्जन को हर विषय में महत्व दिया जाना चाहिए, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो, लैंग्वेज को आप इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि यह पूरे पाठ्यचर्या में महत्व रखता है। जैसा कि हम जानते भी हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना, जिसे LSRW के नाम से भी हम जानते हैं या सुबोपल्ली के नाम से भी जानते हैं, यह समस्त पाठ्यचर्या क्षेत्रों में बच्चों की प्रगति में योगदान करते रहे हैं। अतः इन्हें पाठ्यचर्या की योजना का आधार बेस होना चाहिए। गणित को इस तरह से पढ़ाए जाने की ज़रूरत है, नीड है कि समस्याओं को तैयार करने और हल करने के लिए सोच, तर्क और कल्पना की क्षमता को संवर्धन कर सके। अब सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडी के विषय में देखते हैं। इसमें हाशिए पर समूहों के परिप्रेक्ष्य का हमें ध्यान करना होता है, उन्हें एकीकरण करने पर जोर देने का प्रयास करना है और अनुशासनात्मक, मतलब अनुशासन के जो संकेत है, डिसिप्लिन सिंबल्स हैं, उनको पहचानने का प्रस्ताव लाना। हाशिए पर रह रहे समूह, जो मतलब बिल्कुल बैकवर्ड ग्रुप है, उसमें अल्पसंख्यक, संवेदनशील बच्चे, जो जेंडर, न्याय और संवेदनशीलता संबंधी जानकारी जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, वो उनको प्रदान की जाए और उसको जो मेन स्ट्रीम है वहाँ ला करके जोड़ देना। अब हम लोग समझते हैं करिकुलम, पाठ्यचर्या क्या है, इसको हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। पाठ्यचर्या को निर्धारित करने वाले बुनियादी कारकों में शामिल है अधिगम की प्रकृति, एकीकृत सिद्धांत और सामाजिक प्रभाव द्वारा प्रदान किए गए मानव विकास का ज्ञान। इसके अलावा समाज की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं काफ़ी हद तक पाठ्यक्रम की प्रकृति, सामग्री, विषय वस्तु और उसको व्यवस्था निर्धारित करती है। पाठ्यचर्या को परिवर्तनशील भूमिका भी निभानी होती है, हमेशा वो परिवर्तित होते रहे, कांस्टेंट नहीं रहे, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन भी आते रहे, जैसे कि गिज्जू भाई वधेका को हमने देखा भी है। छिपी हुई पाठ्यचर्या में वे सभी व्यवहार, दृष्टिकोण और मनोभाव शामिल हों जो विद्यार्थी स्कूली शिक्षा के दौरान वो प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हमें इस तरह बनाने हैं जो सबके लिए उचित हो। हम लोग अब इसके बाद सिलेबस की बातों को जानते हैं। पाठ्यक्रम आखिर होता क्या है? पाठ्यक्रम को समझते समय क्लास, लिस्ट, ड्यूरेशन, डॉक्यूमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 5 वर्ड्स आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। पाठ्यक्रम कक्षावार और विषयवार पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची प्रदान करता है। इसमें विषय और मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने के लिए अवधि भी प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम एक दस्तावेज है जो पढ़ाई जाने वाली विषय की जानकारी देता है और अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित भी करता रहता है। अधिगम के दौरान विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने हेतु
पठन विषयों को जिस रचनात्मक तरीके से सुव्यवस्थित किया जाता है, पाठ्यक्रम उसको भी प्रकट करता है। एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए 4 आवश्यक घटक होते हैं। उसमें क्या होता है? विषय और प्रश्न, उद्देश्य, सुझाई गई गतिविधियाँ, शिक्षकों के लिए संसाधन के साथ साथ जो उनके नोट्स हैं। अब हम लोग टेक्स्ट बुक जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन्हें भी समझने का प्रयास करते हैं। पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल जो विषय होते हैं या विषयों पर सामग्री जो प्रदान की जाती है उससे संबंधित होते हैं। पाठ्य पुस्तक सभी विद्यार्थियों के लिए प्रिंटेड होते हैं, मुद्रित होते हैं। साथ ही डिजिटल संसाधन भी ये हमारे पास आज के डेट में उपलब्ध है। इन्हें एनसीएफ के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी के अनुकूल और चिंतनशील होने की आवश्यकता भी इसमें विद्यमान होती है। हम लोग देखते हैं कि विद्यार्थी जो केंद्रित पाठ्य पुस्तकें हैं उसकी मेरिट्स क्या है, विशेषताएं क्या हैं। फर्स्ट क्या है? कम जानकारी और अधिक गतिविधि के साथ इसमें क्रियात्मक वर्क होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? विद्यार्थियों को अपने स्वयं के ज्ञान के जो प्रतिबिंब हैं निर्माण करने के लिए उसमें हमेशा स्पेस, स्थान दिखना चाहिए, प्रदान हमें करना चाहिए। नेक्स्ट, देश की गतिविधियाँ, विविधताओं को इसमें हमें शामिल करना चाहिए। जो भी वेरिएशन है वो इसके अंतर्गत शामिल होने चाहिए। संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता भी इसमें दिखनी चाहिए, प्रदर्शित होती रहनी चाहिए। सामाजिक सरोकारों जैसे जेंडर, समावेशन आदि के प्रति जो संवेदनाओं की जगह है उसे वो प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट, काम करने के लिए जगह प्रदान करने का हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। आईसीटी को स्थान प्रदान करने का भी हमें इसमें प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? अंतर्निहित मूल्यांकन की बातें भी स्पष्ट रूप से दिखनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि सरल भाषा में जो भी मटेरियल से सामग्री है वो होने चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कला, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को एकीकृत करना चाहिए। मतलब यदि हम बात करें तो इंटीग्रेटेड के साथ साथ ये होलिस्टिक भी स्पष्ट रूप से होना चाहिए। तभी हम 2020 और जो ये 21st सेंचुरी है उसमें हम विद्यार्थियों के ज्ञान के कौशल को लगातार डेवलप करने में सफल होंगे। चलते चलते आज की क्लास को समापन से पहले मैं चाहूँगा एक स्लोगन आप लोगों के लिए कहना, और वो ये है कि न ये धरा होगी, न ये धरा होगी, न ये आसमान होगा, जो पर्यावरण न बचा तो ना कोई इंसान होगा, ना कोई इंसान होगा। इस महामारी में भी हमें पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए और मैं मनीष कुमार इस पर्यावरण की चिंता में आपके साथ सबसे पहले रहूँगा। क्या आप सभी तैयार हैं? यदि हैं तो ये देश के लिए सुखद स्थिति होगी। चलते चलते चलने के पहले जय हिंद।